वेलकम टू जिक्स फाइनेंस वीकली मार्केट इनसाइट शो में मैं हूं आपका होस्ट और हम लाए हैं पिछले हफ्ते यानी कि अक्टूबर 27 से अक्टूबर 31 तक का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। दोस्तों, यह हफ्ते मार्केट ने हमें एक बहुत ज़रूरी लेसन्स दिया कि मार्केट हमेशा सीधा नहीं चलता। पिछले 5 हफ्ते की शानदार तेजी के बाद इस हफ्ते दलाल स्ट्रीट पर प्रॉफिट बुकिंग और कॉशंस का माहौल रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मेजर साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे बंद हुए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक बड़ा रिवर्सल है या सिर्फ एक हेल्थी कंसोलिडेशंस है जहां मार्केट थोड़ा सा सांस ले रहा है। इस शो में हम देखेंगे ग्लोबल क्यूज यानी कि एफआईएस की भयंकर सेलिंग, डीआईएस की खरीदारी का इम्पैक्ट, Q2 अर्निंग के हीरो और जीरो, और सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीक के लिए आपके ट्रेडिंग लेवल्स क्या होंगे। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि यह जो पिछला पूरा हफ्ता है कैसा रहा मार्केट के लिए। देखिए, इंडिसेस ने इस हफ्ते एक नेसेसरी कूल डाउन एक्सपीरियंस किया जिसने उनकी 4 डे विनिंग स्ट्रीक को थोड़ा और ये पिछले 5 हफ्ते में पहला वीकली लॉस रजिस्टर किया। यानी कि निफ्टी 50 जो 26,000 के साइकोलॉजिकल पिवोट को सस्टेन नहीं कर पाया, 0.68% नीचे आकर 25,877.85 पर सेटल हुआ। इसी तरह सेंसेक्स भी 592.67 पॉइंट्स गिरकर 84,404.46 पर बंद हुआ। यह ड्रॉप इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते से मार्केट ओवरबॉट टेरिटरी में एंटर कर चुका था दोस्त, इसीलिए 25,800 के आसपास कंसोलिडेशंस देखना, जबकि 85,000 और 26,000 के रेजिस्टेंस लेवल्स पर इंस्टीट्यूशनल प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। उसे एक प्लान करेक्शंस के रूप में देखा जा रहा है, ना कि पैनिक सेलिंग। इसे टेक्निकल इंडिकेटर रीसेट हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि फ्रंटलाइन इंडिसेस के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। मिड कैप इंडेक्स सिर्फ 0.09% स्लिप हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स ने सिर्फ 0.1% सेट किया, जो छोटे स्टॉक्स में रेजिलियंस दिखाता है। शॉर्ट टर्म नर्वसनेस बढ़ी है, लेकिन जिसका संकेत इंडिया विक्स में स्लाइट राइज से मिला है जो 12.07 पर है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल क्यूज वर्सेस माइक्रो ट्रिगर्स यानी कि इंटरनेशनल संकेत क्या है। देखिए, इस हफ्ते ग्लोबल सेंटीमेंट यूएस फेडरल रिजर्व के एक्शंस और कमेंट्स से डोमिनेट हुआ। यानी कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक फेड ने अपनी की इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कट किया, जिसके बाद टारगेट रेंज 3.75% से 4.00% हो गए। लेकिन निगेटिव ट्रिगर चेयरमैन पॉवेल से आया, जिन्होंने हिंट दिया कि यह 2025 का लास्ट रेट कट हो सकता है। इस कॉशन स्टोन ने आगे की रैपिड मॉनेटरी अर्निंग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस हॉकिश सिग्नल से यूएस डॉलर इंडेक्स स्ट्रोंग हुआ। जब डॉलर स्ट्रोंग होता है तो कैपिटल इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया से निकालकर सेफ असिस्ट की तरफ जाता है, जिसके कारण एफआईएस सेलिंग बढ़ती है। रूपी भी प्रेशर में आया और डॉलर के मुकाबले 88.80 के आसपास ट्रेड करता रहा। और क्रूड ऑयल के सिनारियो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस 66.26 बैरल के आसपास रही और लॉन्ग टर्म फोरकास्ट सजेस्ट करती है कि Q4 2025 तक ये 62 लेवल तक गिर सकता है, जो इंडिया के लिए एक मैक्रो पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, नए वेस्टर्न सेंसेक्स की वजह से इंडियन रिफाइनरी जो डिस्काउंटेड रशियन क्रूड के बड़े खरीदार थे, अब न्यू ऑर्डर पॉज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसे रिफाइनरी को कॉस्टलियर अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ सकते हैं, लेकिन जिसके चलते उनके ऑपरेटिंग मार्जिन पर दबाव आ सकता है। इन्वेस्टर को सिर्फ हेडलाइन क्रूड प्राइस नहीं बल्कि सोर्सिंग कॉस्ट पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं Q2 अर्निंग वर्सेस
सेक्टरल यानी कि सेक्टरल हाईलाइट कमाल और सेक्टरल की क्या चाल रही। देखिए Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 अर्निंग सेशन ने मार्केट को फिक्स सिग्नल दिए, लेकिन डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स साइकिल की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को अंडरलाइन किया। इस हफ्ते की मार्केट गिरावट को सबसे बड़ा टेकअवे था सेक्टरल रोटेशन, यानी कि जिन सेक्टर्स ने परफॉर्म नहीं किया उनमें फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT, ऑटो और फार्मा शामिल थे, जो मेजर इंडेक्स ड्रैग्स बने। फाइनेंशियल में HDFC बैंक और ICICI बैंक में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई और फार्मा डॉक्टर रेड्डीज की कंपनी स्पेसिफिक रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस न्यूज़ के कारण हिट हुआ। अब आउट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी एनर्जी अकेले ही पॉजिटिव क्लोज हुआ और निफ्टी मेटल भी टॉप सेक्टरल गेनर के रूप में उभरा। कॉर्पोरेट रिजल्ट ने इस डाइवर्जेंस को कंफर्म किया। कैपेक्स और इंडस्ट्रियल थीम से जुड़ी कंपनी जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बेल ने स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दिखाया, जहां पैट 80% योयो बढ़ा और कंस्ट्रक्शन और एलाइड डिमांड भी मजबूत रही, जिसका सबूत ACC सीमेंट की 460% की प्रॉफिट सर्ज है। ICICI सिक्योरिटीज़ के एनालिसिस ने भी सीमेंट और स्टील के वॉल्यूम ग्रोथ में स्ट्रॉन्ग बीट नोट किया, जो कैपेक्स मोमेंटम को सपोर्ट करता है, जबकि ITC ने अपने कोर FMCG सेगमेंट की वजह से 4.1% की स्टेडी पैट ग्रोथ दर्ज की। बंधन बैंक का भी प्रॉफिट 88.1% डिक्लाइन हुआ। एक क्लियर डाइवर्जेंस दिखाता है कि इन्वेस्टर ग्लोबल वीकनेस यानी कि फेड FI सेलिंग को एक मौके की तरह यूज कर रहे हैं, जहां वो ग्लोबली सेंसिटिव सेक्टर को बेचकर डोमेस्टिक ग्रोथ और कैपेक्स से जुड़े स्ट्रक्चरल थीम्स में कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि मनी वहां जा रहा है जहां अर्निंग विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा। अब हम बात करते हैं टॉप गेनर्स एंड लूजर्स ऑफ द वीक, यानी कि कौन दौड़ा कौन थका। अगर हम इंडिविजुअली स्टॉक्स को देखें तो मार्केट की असली ताकत और कमजोरी समझ आती है। L&T सेंसेक्स का टॉप गेनर रहा, यानी कि 0.91% ऊपर बंद हुआ। L&T की यह आउट परफॉर्मेंस कैपिटल गुड्स सेक्टर की मजबूती और कैपेक्स थीम में हाई कॉन्विकेशंस को हाईलाइट करती है। कोल इंडिया ने भी 1.49 की रेजिलेंस दिखाई। अब हम बात करते हैं लॉजर्स में, तो डॉक्टर रेड्डी सबसे ज़्यादा गिरा, यानी कि 3.89% नीचे आकर कंपनी स्पेसिफिक रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस न्यूज़ के चलते इसे पता चलता है कि फार्मा स्टॉक्स रेगुलेटरी रिस्क के लिए कितने सेंसिटिव हो सकते हैं। इंडेक्स हेवी वेट्स जैसे भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस 1% से ज़्यादा गिर गए। इस हाई क्वालिटी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग प्राइमरी रीजन थी। निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट का यह सेलिंग प्रेशर कंफर्म करता है कि ट्रेडर्स स्पेसिफिक सेक्टर रिलेटेड या मैक्रो रिलेटेड हेडविंड्स जैसे स्ट्रॉन्ग डॉलर, कॉशंस फेड के सामने रिस्क मैनेज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर एक्टिविटी, यानी कि इन दोनों के बीच फ्लो को। यह सेक्शंस मार्केट के लिए सबसे क्रूशियल रहा, यानी कि हमने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बीच एक क्लियर टैग ऑफ वार देखा, यानी कि ये दोनों FIS ग्लोबल रिस्क ऑफ इन्वायरमेंट के चलते नेट सेलर्स बने रहे, यानी कि अक्टूबर 30 को FIS ने कैश मार्केट सेगमेंट में नेट वैल्यू जो था 3077.59 करोड़ की मैसिव सेलिंग की, और तो और उनकी इंडेक्स फ्यूचर्स पोजीशंस भी नेट सेलिंग में थी, जिसमें 2390.34 करोड़ की नेट सेलिंग 30 अक्टूबर को देखी गई, जो उनके शॉर्ट टर्म बियरिश ये हेजिंग स्टैंस को कंफर्म करता है। इस भारी सेलिंग के बावजूद मार्केट कोलैप्स नहीं हुआ। इसका श्रेय डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को जाता है, जिन्होंने मार्केट को ज़रूरी लिक्विडिटी क्विजन्स प्रोवाइड किया, यानी कि 30 अक्टूबर को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कैश मार्केट में 2469.34 करोड़ की नेट खरीदारी की। अब इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का 3000 करोड़ से ज़्यादा का नेट आउटफ्लो
इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग के साथ नॉर्मली मार्केट को और ज़्यादा गिराता है, लेकिन मार्केट की गिरावट का कंटेंट रहना दिखाता है कि एसआईपी और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से आने वाली डोमेस्टिक लिक्विडिटी की पावर कितनी ज़्यादा हो गई। इंडियन मार्केट अब यूएस मैक्रो वोलेटिलिटी ड्राइवन एफआईएस विन से कम इफेक्ट हो रहा है और ये स्ट्रक्चरल डोमेस्टिक ग्रोथ पर भरोसा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निकल आउटलुक एंड डेरिवेटिव डेटा, यानी कि चार्ट क्या कर रहा है। देखिए, टेक्निकल चार्ट कहते हैं कि निफ्टी ओवरबॉट जोन से बाहर आ चुका है और ये करेक्शन ओवरबॉट कंडीशंस को कूल ऑफ करने के लिए ज़रूरी थे, यानी कि आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी 60 के आसपास स्लिप हो गया है। सो बुलिश मोमेंटम में कमी आने का संकेत है। फिलहाल मार्केट में रेंज बाउंड कंसोलिडेशन की उम्मीद है। निफ्टी 50 के लिए 25,800 इमीडिएट सपोर्ट जोन है। लॉन्ग टर्म बायर्स के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है 25,600 या फिर बोले तो 25,479 के बीच है, जिसे होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,100 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर की क्लियर क्लोज 26,500 के टारगेट के लिए रास्ता खोलेगी। अब बैंक निफ्टी में भी वीकनेस थी, लेकिन इसका बायस पॉजिटिव रह सकता है। इमीडिएट सपोर्ट मान सकते हैं, यानी कि 57,300 से 57,500 पर, जो पिछले हफ्ते का ब्रेकआउट जोन था। अगर अपर साइड पर रेजिस्टेंस की बात करें तो 58,000 से 58,300 के बीच है। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव डेटा में एक कॉशन साइन, जैसे कि निफ्टी अक्टूबर ऑल ओवर 75.8% रहा, जो 3 मंथ और 6 मंथ का एवरेज से कम है। लो रोल ओवर और कंसोलिडेशन बताता है कि ट्रेडर्स अभी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन लेने में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए ट्रेडर्स को रेंज बाउंड स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। सपोर्ट्स पर खरीदारी और रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी तब तक बड़ी डायरेक्शनल मूव की उम्मीद कम है। ठीक है, तो हम की टेक्निकल लेवल को जान गए कि नेक्स्ट वीक का क्या रहने वाला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक के ट्रिगर, यानी कि आने वाले हफ्ते के लिए तैयारी। देखिए, आने वाले हफ्ते में भी क्वार्टर 2 अर्निंग्स की रफ्तार तेज रहेगी। डोमेस्टिक मार्केट के लिए यह सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। हमें मारुति सुजुकी, वेदांता, बीपीसीएल और गोदरेज कंज्यूमर जैसे बड़े नाम का रिजल्ट पर नज़र रखनी होगी। इन हेवी वेट्स से पॉजिटिव गाइडेंस आना मार्केट मूड को लिफ्ट करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, कॉर्पोरेट एक्शन में स्विगी पर नज़र रखिए, जो नवंबर 7 के आसपास 10,000 करोड़ तक की कैपिटल रेज पर विचार कर सकता है। देखिए, हॉलीडेज का भी ध्यान रखिए, यानी कि नवंबर 1 को देवदूता एकादशी और हरियाणा डे है। नवंबर 5 को गुरु नानक जयंती के चलते कई स्टेट्स में मार्केट हॉलीडे रहेगी, जिसके चलते ट्रेडिंग एक्टिविटी बंद भी रहेगी, थोड़ी कम हो सकती है। सिंस आरसीबी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग अब दिसंबर में है, इसीलिए डोमेस्टिक मॉनेटरी कैटलिस्ट अभी एब्सेंट है। इस वजह से क्वार्टर 2 रिजल्ट की सेक्टरल डाइवर्जेंस और ग्लोबल लिक्विडिटी अपडेट, जैसे कि यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन अपडेट्स, ये देखिए डिसप्रोपोर्शनली पावरफुल होंगे। शटडाउन की कॉस्ट यूएस इकोनॉमी पर बिलियंस में पड़ रही है और क्वार्टर 4 जीडीपी पर असर डाल सकता है। तो हम बात करते हैं, ये हफ्ते हमें ने देखा कि एफआईएस की बेचने वाली ताकत को, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सक्सेसफुली ऑब्जर्व कर लिया। ग्लोबल कॉशंस था, पर डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा बरकरार है। अब शॉर्ट टर्म में 25,000 से 600 से 26,000 से 100 की रेंज में कंसोलिडेशन काफ़ी लाइकली है। ट्रेडर्स को इन लेवल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पॉजिटिव व्यू मेंटेन करना चाहिए। इंडियंस इक्विटीज़ अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। निफ्टी 19 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड ईपीएस पर है, जो कि 10 ईयर्स एवरेज पीई से 5.5% डिस्काउंट पर है। एडिशनली क्रूड ऑयल की लॉन्ग टर्म फोरकास्ट 62 बीबीएल के आसपास रहने की है, जो इन्फ्लेशन कंट्रोल और माइक्रो स्टेबिलिटी के लिए एक मजबूत टेलविन है। अब हमारा एक्शनेबल स्ट्रेटजी क्या होगा? देखिए, पहला है, जब तक कि निफ्टी 25,600 के ऊपर है तब तक बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी कम करेगी। इस लेवल के पास आने वाला कोई भी डिप एक एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी है।
अब सेकेंड नंबर है फोकस स्ट्रक्चरल थिंग्स पर रखिए, यानी कि जिन सेक्टर ने क्वार्टर टू में वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है जैसे कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एल&टी, वेल और सेलेक्ट मेटल सीमेंट स्टॉक्स, वहाँ कॉन्विक्शन हाई रखिए। थर्ड नंबर पर है आईटी और फार्मा जैसे ग्लोबली सेंसिटिव सेक्टर से भी दूर रहिए, या सिर्फ ट्रेडिंग पोजीशन टाइट स्टॉप लॉस के साथ लीजिए जब तक सेक्टरल स्टेबिलिटी नहीं आए इन स्टॉक सेक्टर में। याद रखिए मार्केट में डर का माहौल हमेशा अच्छे इन्वेस्टर के लिए मौका होता है। जब तक निफ्टी 25,600 के ऊपर है तब तक मार्केट की डायरेक्शन पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। हमेशा रिस्क मैनेज करिए और अपने रिसर्च पर भरोसा रखिए। विशिंग यू अ प्रॉफिटेबल वीक अहेड। जय हिंद।